गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। एक बार सभी जुड़ जाएंगे, सभी छात्र जी। रोहित जी, सरिता जी, वेरी गुड इवनिंग। देखिए, आज हम एक नया टॉपिक है हमारा, दैट इज छायावाद, राइट। छायावाद को देखेंगे, छायावाद को डिस्कस करेंगे और छायावाद के अंतर्गत की जो हमारी विशेषताएं हैं, उसकी जो भावगत और जो अन्य उसकी विशेषताएं हैं, उन सभी विशेषताओं पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। हाँ जी, आरती जी और आप सभी को आवाज वगैरह आ रही है। वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। हाँ जी, छायावाद। अब यहाँ पर एक ऐसी युग की शुरुआत हुई जब हम 1915 के बाद आते हैं, और अगर हम छायावाद का पर्टिकुलरली युग देखें तो इसको 1918 से 36 तक माना जाता है। छायावाद को 1918 से 1936 तक माना जाता है। और ये भी आपको पता है कि इसके जो आधार स्तंभ हैं, यानी कि जिन्होंने इसको बेस बनाया, उसमें 4 नाम अति महत्वपूर्ण होते हैं। इन चारों लोगों ने, इन चारों साहित्यकारों ने, जिनमें कि जयशंकर प्रसाद जी हैं, जिनमें कि आपके पंत जी हैं, नाम लिख सकते हैं आप। फैक्चुअल अगर कोई आपका एग्जाम है तो उसमें इन नामों को आप याद रख सकते हैं, वैसे भी याद रखने चाहिए बीइंग अ हिंदी साहित्य स्टूडेंट। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, साथ ही आपके आ जाते हैं सुमित्रा नंदन पंत, और एकमात्र फीमेल जो है आपकी महादेवी वर्मा। सुमित्रा नंदन पंत और ये आपकी हो जाती है महादेवी वर्मा। ठीक है, तो यानी कि इन चारों ने एक अलग प्रकार की साहित्य की रचना करी। क्या था वो साहित्य जिसमें मैं आपको कह रही हूं कि अलग प्रकार थी, एक अलग साहित्य रचना। अभी जो भी हमारे आज तक के युग रहे, उन सभी युगों में यदि हम आदिकाल की बात करें, यदि हम यहाँ पर जो है भक्ति की बात करें, रीति की बात करें, आधुनिक काल में भी भारतेंदु की बात करें, द्विवेदी की बात करें, या तमाम उन सभी साहित्यकारों की बात करें, उन सभी में कुछ ना कुछ यूनिकनेस थी। ठीक इसी प्रकार से जब हम छायावाद की बात कर रहे हैं तो इस छायावाद के अंदर भी एक डिफरेंट यूनिकनेस, वो क्या है और क्यों इस नई परिपाटी की आवश्यकता पड़ी, इस पर विचार कर लेते हैं। यदि हम इस काल की बात करते हैं कि यहाँ पर यह आंदोलन हुआ क्यों,
ये नया विचार आया क्यों? तो यदि हम कुछ लोगों की माने, हालांकि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट मतभेद हैं, इनके बीच में भी क्लैशेस हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर हम आधुनिक काल में देखें तो सबसे अच्छा काल, एकदम गोल्डन पीरियड यही है, छायावाद। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पलायनवाद है, छायावाद नहीं है, भागता है यहाँ पर इंसान। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर एक गंभीर, काफी सीरियस और काफी माइक्रो लेवल की दायित्व निभाया गया है साहित्यकारों के द्वारा। तो एक बहुत ही सुलझा हुआ, सूक्ष्म इस तरीके का आंदोलन है। तो यहाँ पर एक जो एवरेज आय निकल करके आएगी, जो एक औसत आय निकल के आएगी, उस औसत आय पर ही मतभेद की समाप्ति होगी और उसी के आधार पर कहा जा सकता है कि इस काल को हम, जी पेज वापस बदलना याद ही नहीं रहता, हिंदी साहित्य, और हिंदी साहित्य के अंदर आज पढ़ना है आपको छायावाद। छायावाद की प्रवृत्तियां पूछ ली जाती हैं एग्जाम में। छायावाद ठीक है। तो जैसा कि बताया कि 4 आधार स्तंभ है, वो लिख लीजिएगा। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। इनको इसके आधार स्तंभ माना जाता है। समय जो है 1918 से 1936 तक का समय रहा इस आंदोलन का। हालांकि काफी कम है, ठीक है, हालांकि काफी कम है, परंतु कम होने के बावजूद भी इसकी जो यहाँ पर समीक्षा हुई है, इसकी जहाँ पर विशेषताएं हैं वो अभी तक नहीं रही थी। जैसे यहाँ पर व्यक्तिकता को, यहाँ पर एक 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 फ्रीडम को, स्वतंत्र चेतना को, ठीक है, एक एक आप कह सकते हैं यहाँ पर रहस्यवाद आया, ठीक है। तो इस तरीके की विशेषताओं के आधार पर इसको एक यूनिक कार्य कहा जाता है। लिखेंगे यहाँ पर कि छायावाद, छायावाद के मूल्यांकन को लेकर, छायावाद के मूल्यांकन को लेकर अलग अलग साहित्यकारों में विवाद बने रहे, विवाद बने रहे। कई साहित्यकार इसे याद, छायावाद को आधुनिक काल का स्वर्ण युग, आधुनिक काल का स्वर्ण युग बताते हैं। कई अन्य साहित्यकारों के द्वारा, कई अन्य साहित्यकारों के द्वारा छायावाद आंदोलन, छायावाद आंदोलन अपने सामाजिक दायित्वों को, जो मतलब एक साहित्यकार के दायित्व होने चाहिए कि वह गरीब को, गुरबा को, महिलाओं को, उन सबको वो कवर करे, ये इसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इन सामाजिक दायित्वों से कटा रहा। कहीं अन्य साहित्यकारों का मानना है कि छायावाद आंदोलन अपने समय के सामाजिक दायित्वों को पूरा नहीं कर पाया। अतः
इस समय का साहित्य सम्मान के योग्य नहीं, सम्मान के योग्य नहीं है। अतः इस समय का साहित्य सम्मान के योग्य नहीं है। समझ गए? आगे लिखेंगे। नेक्स्ट, आगे लिखेंगे। यदि यदि दोनों साहित्यिक यदि दोनों सोच वाले, यानी इनको भी और इनको भी, एक कह रहा है कि इतना अच्छा है कि गोल्डन पीरियड है साहित्य का, एक कह रहा है कि इसको तो साहित्य में शामिल ही नहीं, वो सम्मान ही नहीं मिलना चाहिए, तो ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। या इसको अगर हम अतिवादी कहें और इसको भी यदि हम अतिवादी कहें, माइनस वाला, नेगेटिव वाला, तो इन दोनों को कहीं ना कहीं हमें एवरेज करना है। क्या करना है? पॉजिटिव और नेगेटिव, इन दोनों का यदि हम एवरेज निकालें तो एवरेज क्या निकल कर आता है? तो यदि दोनों ही प्रकार के साहित्यकारों की सोच का औसत निकाला जाए, यदि दोनों ही प्रकार के साहित्यकारों की सोच का औसत निकाला जाए, तो यही ज्ञात होता है, तो यही ज्ञात होता है तो यही ज्ञात होता है कि छायावाद छायावाद अपने समय का छायावाद अपने समय का समय के सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए विषयों को सूक्ष्म एवं गंभीर विश्लेषण करने वाला आंदोलन था। मतलब कुछ लोग इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि कहा यह जाता है जैसे छाया, शेडो, जैसे आप देखोगे ना, जैसे हम इंडियन मॉनसून की बात करते हैं तो वहां पर एक वृष्टि छाया प्रदेश होता है। नाम सुना है आपने कभी? राजस्थान में पड़ता है वृष्टि छाया प्रदेश, यानी कि मान लिया कि इधर भी मॉनसून आया और इधर भी आया और ये बीच में यहाँ पर बारिश नहीं हुई, यानी छाया पड़ गई, तो ऐसा ही यहाँ पर कहा जाता है छायावाद को। कि मतलब ये मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है, साहित्यकारों ने ऐसा नहीं लिखा है। यहाँ पर ये कहा जाता है कि एक छाया बीच में पड़ी रही और यहाँ पर जो साहित्य का या लिटरेचर का जो मूल उद्देश्य होना चाहिए था, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर साहित्यकारों को कहा गया कि भाई तुम्हारा केवल मनोरंजन करना ही तुम्हारा कार्य नहीं है ना, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, परंतु इस आंदोलन के अंतर्गत जो सामाजिक दायित्व होने चाहिए उन पर नजर ही नहीं डाली गई और उन पर एक छाया पड़ी गई। ठीक है, तो ये इसलिए इसे छायावाद कहा गया। लिखेंगे आगे कि छायावाद आंदोलन कभी भी स्थिर प्रवृत्ति में नहीं रहा। स्थिर प्रवृत्ति यानी कि जैसे कहा जा सकता है कि भाई भक्ति काल में केवल भक्ति की, चाहे वो आप कह सकते हैं कि कृष्ण की भक्ति हो, राम की भक्ति हो,
ये भक्ति तो भक्ति थी, मूर्ति वाली भक्ति हो, बिना मूर्ति वाली भक्ति, मतलब कैसी भी हो, पर भक्ति थी, एक प्रवृत्ति। यहाँ पर ऐसी कोई भी प्रवृत्ति नहीं रही। जब आप पढ़ते हो ना फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि वो आईएनजी फॉर्म में आता है। आईएनजी का मतलब होता है कर रहा है, कर रही है, खा रहा है, जा रहा है, ठीक है। गया यानी कि एक स्थिर फॉर्म हो गया, गया है ना, गया स्थिर फॉर्म हो गया, ठीक है। पर ये रहा है कॉन्टिन्यूअस में, तो यही डेवलपिंग फॉर्म या फिर विकसनशील कहा जाता है इसको। ये हमारे इसकी रही है छायावाद की, ये हमेशा विकसित होता रहा अपनी पूरी टाइम पीरियड में। तो लिखेंगे छायावाद, छायावाद आंदोलन संगीता जी आप दे दीजिए, वो आप मुझे यहाँ पर दे दीजिए। मैंने कल किसी को भी तो किया था उसमें ना, ऐड है ना, कोई बात नहीं है। मैं उसमें क्या कहते हैं, तरुण आप भी दे देना अपना नंबर, ठीक है। आप अपना जो भी कांटेक्ट नंबर whatever whichever you want to add, तो उसको मुझे दे देना, आप परेशान मत होइए, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या कहा, ये हमेशा एक विकसनशील में रहा, एक स्थिर आंदोलन नहीं था, ये स्थिर प्रवृत्ति का नहीं था। तो छायावाद एक स्थिर प्रवृत्ति का आंदोलन नहीं था, यह अपनी प्रवृत्ति में सदैव सदैव कुछ न कुछ विकास करता रहा और सदैव एक विकसनशील प्रवृत्ति को बनाए रखा, विकसनशील प्रवृत्ति को बनाए रखा, ठीक है। यहाँ पर देख लेंगे छायावाद का अर्थ। नेहा आप दे दीजिए अपना ना, मुझे ये दे दीजिए, ठीक है। जिसका नहीं है उसमें अभी दे दीजिए, मैंने कल किया था किसी ने, ठीक है। यहाँ पर छायावाद का अर्थ, यहाँ पर आप देख लेंगे कि ये जो छायावाद है इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, कोई ऐसी पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। अगर हम सबसे पहले इस शब्द के प्रयोग की बात करें तो मुकुटधर पांडे ने की थी। किसने की थी, लिखिए इसमें जी, ओके नेहा, ठीक है। किसने की थी, मुकुटधर पांडे ने की थी, डन, ठीक है रोहित, और ठीक है नेहा, हाँ जी। लिखिए इसमें कि छायावाद शब्द, छायावाद शब्द के अर्थ में भिन्न भिन्न, छायावाद शब्द के अर्थ में भिन्न भिन्न विद्वानों ने मत प्रस्तुत किए। छायावाद शब्द के अर्थ में भिन्न भिन्न विद्वानों ने अपने मत प्रस्तुत किए, परंतु कोई एक निश्चित परिभाषा, कोई एक निश्चित परिभाषा तय नहीं हो पाई, कोई एक निश्चित परिभाषा तय नहीं हो पाई। इस शब्द के, इस शब्द के सर्वप्रथम, इस शब्द के सर्वप्रथम प्रयोग का श्रेय मुकुटधर पांडे, मुकुटधर पांडे को जाता है, जिन्होंने अपने निबंधों में, जिन्होंने अपने निबंधों में छायावाद की 5 विशेषताओं का वर्णन किया है, छायावाद की 5 विशेषताओं का वर्णन किया है।
डन। ये 5 विशेषताएं लिख लेंगे। इन 5 विशेषताओं का वर्णन इन्होंने अपने निबंध के माध्यम से किया है कि ये विशेषताएं छायावाद के अंदर मिलती हैं। ये विशेषताएं छायावाद के अंदर मिलती हैं। ये मुकुटधर पांडे ने सबसे पहले इस चीज को बताया और इन 5 विशेषताओं के माध्यम से अपने निबंधों को प्रस्तुत करने का एक साहस किया। आगे लिखेंगे, मुकुटधर पांडे के बाद कई अन्य विद्वानों ने भी छायावाद की परिभाषा अपने अपने शब्दों में दी। छायावाद की परिभाषा अपने अपने शब्दों में दी। परंतु जो विशेषताएं मुकुटधर पांडे ने बताई, आगे चलकर अन्य विद्वानों ने भी उन्हीं विशेषताओं को छायावाद के अर्थ में शामिल किया। बात बराबर की बराबर ही रही, तो मुकुटधर पांडे की मान लो। उन्हीं विशेषताओं को छायावाद के अर्थ में प्रस्तुत किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में महावीर प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में छायावाद लिखें, महावीर ये वाला नहीं होगा, ठीक। ये कहते हैं कि छायावाद से लोगों का क्या मतलब है, कुछ समझ में नहीं आता है। शायद उनका मतलब है कि किसी कविता के भावों की छाया यदि कहीं अन्यत्र जाकर पड़े
तो उसे छायावादी कविता कहना चाहिए। यानी बता नहीं पा रहे क्या मतलब है। कह रहे कि मान लिया कोई कविता है, उस कविता में कुछ भाव है, मान लिया कुछ इमोशन, ठीक है, समझ गए। तो ये इमोशनल जो पना है उसका, वो इसकी छाया, इसकी शेडो कहीं और जाकर के पड़े, तो बोल रहा है इस कविता को छायावादी कविता का। जिस काव्य के, जिस रचना के भाव कहीं और जाकर के पड़े, उसको छायावादी कविता, छायावादी काव्य, छायावादी साहित्य कहा जाता है। द्विवेदी जी ऐसा कह रहे हैं। क्लियर नहीं बता पाए क्या है, अलग ही बता रहे हैं कहानी। अगर नगेंद्र की देखें, डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं? डॉक्टर नगेंद्र जो है बहुत ही शॉर्ट डेफिनेशन देते हैं छायावाद की। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं छायावाद को, कह रहे हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति, स्थूल क्या होता है? विस्तारवादी, बड़ा, ठीक है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, सूक्ष्म का विद्रोह है। अभी हमने एक चीज देखी थी, हमने कहा था कि काफी सूक्ष्म विश्लेषण किया गया छायावाद में, काफी सूक्ष्म विश्लेषण किया गया छायावाद में, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि छायावाद जो है स्थूल विस्तारवाद के प्रति किसका? सूक्ष्म का विद्रोह है। यानी कि यहां पर कई लोगों ने तो इसको बहुत ज्यादा नेगेटिव माना और कई ने पॉजिटिव, और जिसने पॉजिटिव माना उसने भी इसको वन लाइनर परिभाषा में या ऐसे में जिसमें कोई समझ पाए उस चीज को, उसमें इसको नहीं बता पाए। यानी इसकी कोई एक परिभाषा नहीं हुई, ठीक है, समझ गए? यहां तक की चीजें आ गई, क्लियर है? डन। जी बताएंगे। क्लियर, चलिए। अब हमारे पास में जो द्विवेदी युगीन चल रहा था, जो भारतेंदु काल चल रहा था, उसके बाद में ऐसी कौन सी परिस्थितियां उभरी कि छायावाद का जन्म हो गया? लिखेंगे छायावाद के उभरने के कारण, या आप इसमें परिस्थिति भी लिख सकते हैं। ऐसी कौन सी परिस्थिति आई जिससे कि छायावाद उभर करके सामने आ गया? तो यदि आप देखें कि काव्य बदल रहा है, साहित्य बदल रहा है, तो जो 1910 के बाद 1910 से 20, ये वो काल है। 1885 में कांग्रेस बन चुकी, बट गांधी जी कब आए? गांधी जी अभी आ रहे हैं अफ्रीका से, समझ रहे? यहां पर नई नई कविता का
गठन हो रहा है। यहां पर आप देखेंगे 1917 रशिया में क्रांति हो रही है। यहां पर आप देखेंगे 1916 गांधी जी आ रहे हैं। गांधी जी आए, कांग्रेस ऑलरेडी चल रहा था, तो यहाँ पर जो हायर क्लास जो लोग थे वो मूवमेंट्स में भाग ले रहे थे। गांधी जी के आने के बाद आप देखेंगे चंपारण जैसी जगह से, किसानों से, आप देखेंगे मजदूरों से, इवन आप देखेंगे गांधी के आंदोलनों ने महिलाओं को भी बाहर निकालकर सड़क पे ला दिया। वो भी अपनी चेतना दिखाने लगी। यानी कि यहाँ पर एक नए सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कारणों के उभरने के कारण इस प्रकार के एक सूक्ष्म विद्रोह की आवश्यकता थी, जिसके रूप में छायावाद फिट बैठता हुआ नजर आया। देखेंगे इसमें कि 20वीं सदी के 20वीं हुई ना 1900, है ना, 20वीं सदी के दूसरे दशक के उत्तरार्ध, यानी बाद वाली जो कहानी चल रही है, सॉरी उत्तरार्ध गलत हो गया, ओके जन्मेजय, ठीक है बच्चे। ओके ठीक है, उत्तरार्ध। बीसवीं सदी के दूसरे दशक के उत्तरार्ध में हिंदी कविता में एक नई प्रवृत्ति का जन्म हो रहा था। एक नई प्रवृत्ति का जन्म हो रहा था जो अपने आप में भारतेंदु काल, जो अपने आप में भारतेंदु काल, द्विवेदी काल तथा आधुनिक युग की अन्य प्रवृत्तियों से भिन्न थी। आधुनिक युग की अन्य प्रवृत्तियों से भिन्न थी। अन्य प्रवृत्तियों से भिन्न थी। डन। इस समय साहित्यिक परिवर्तनों में इस समय साहित्यिक स्तर पर आए इस परिवर्तन का कारण, इस समय साहित्यिक स्तर पर आने वाले इस परिवर्तन का कारण इस परिवर्तन का कारण भारत में उपस्थित सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियां थी। भारत में उपस्थित सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियां थी और इन परिस्थितियों ने छायावाद के लिए एक नए धरातल का कार्य किया। इन परिस्थितियों ने छायावाद के उदय के लिए एक धरातल का कार्य किया।
एक ग्राउंड तैयार कर दिया, मतलब ठीक है, एक धरातल का कार्य किया। लिखेंगे, जहां एक और प्रथम विश्व युद्ध के बाद परिस्थितियों पे चर्चा कर रहे हैं, जहां एक और, एक बार लिखेंगे आप लोग, एक सेकेंड का, जहां एक और प्रथम विश्व युद्ध के बाद, लिखें,
क्या आप लोग देख पा रहे हैं? वो दरअसल कुछ नेट का इशू था आई थिंक। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एक कॉल भी आ रहा है आप लोगों का। हेलो हेलो। हाँ जी हाँ जी तरुण जी, वो हो गए स्टार्ट। वो ना नेट का इशू था बाहर ना, वही मैं चेक करा रही थी। ठीक ठीक। हाँ जी, माफी चाहूंगी आप लोगों से। एक बार दोबारा देखिए। हाँ ठीक हूँ विशाल। दिक्कत हो गई थी यहाँ पर। अरे भाई, टेंशन हो गई आप लोगों को। चलिए, थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। हाँ जी हाँ जी। चलिए, माफी चाहूंगी आप लोगों से। यहाँ पर ये धरातल, ये ग्राउंड यहाँ पर हाँ बिल्कुल ठीक है सब, ठीक है सब। यहाँ पर ये धरातल या ग्राउंड तैयार किया छायावाद ने। मैंने आगे पीछे में बोला भी आपको, आप लोगों को मेरे हिसाब से आप लोगों को कुछ सुनाई नहीं दिया होगा शायद। ये पूरी तरीके से बंद हो गया था। हाँ, तरुण का था, बिल्कुल बिल्कुल संगीता जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें एक ग्राउंड, एक एक धरातल तैयार किया किसने? इन सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों ने। मैंने आपको बताया कि एक तो विश्व युद्ध हुआ, विश्व युद्ध के बाद में, विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ एक बार थोड़ा सा बताएं मुझे। तो लिख लीजिए कि इस काल की जो सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियां थी, उन्होंने छायावाद के उदय के लिए पूरी पूरी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। प्रथम विश्व युद्ध ने, प्रथम विश्व युद्ध क्योंकि किस लिए हुआ था? चारों तरफ साम्राज्य के, चारों तरफ साम्राज्य के को फैलाने के लिए हुआ था। ठीक है, तो दो गुट एक साथ मिल गए थे। ठीक है, कब से कब तक हुआ, कोई बताएगा? कब से कब तक हुआ? यहां पर बताएं मुझे, कब से कब तक हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? ये वही परिस्थितियां हैं जो 1910 से 1920 तक जो बन गई थी। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं प्रथम विश्व युद्ध ने साम्राज्यवाद के, प्रथम विश्व युद्ध ने साम्राज्यवाद के, साम्राज्यवाद की संकल्पना को आगे बढ़ाया। यानी कि हाँ, 1914 से 18, बिल्कुल। तो ये वही वाले समय है। ठीक है, 1914 से 18 में यहाँ पर विश्व युद्ध हो रहा है। इसके बाद में जो परिस्थितियां निकल करके सामने आती हैं, उसके अंतर्गत यहाँ पर यही देखा जाता है कि यहाँ पर एक तरीके से कोलोनियलिज्म का जो विस्तार चाहिए था, है ना, उस विस्तार की मांग बढ़ने लगी। तो 1914 से 18 इसे नहीं लिखेंगे आप लिखें कि प्रथम विश्व युद्ध ने साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया, साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया। 1917 में हुई रूसी क्रांति, 1917 में हुई रूसी क्रांति ने भी, रूसी क्रांति ने भी वैश्विक विस्तार, वैश्विक विस्तार में अपना योगदान दिया, वैश्विक विस्तार में अपना योगदान दिया। साथ ही भारत में हो रहे, साथ ही भारत में हो रहे जन आंदोलनों ने, भारत में हो रहे जन आंदोलनों ने, साथ ही भारत में हो रहे जन आंदोलनों ने भी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध, न केवल ब्रिटिश शासन के विरुद्ध न केवल असंतोष की भावना, न केवल असंतोष की भावना को बढ़ाया, अपितु न केवल असंतोष की भावना को बढ़ाया, अपितु कई प्रकार के आवेदनों और लेखों, कई प्रकार के आवेदनों और लेखों के माध्यम से जन चेतना का भी विस्तार किया, जन चेतना का भी विस्तार किया। भारत के परिप्रेक्ष्य में कोमा वो बदल लेंगे, पैराग्राफ, पैराग्राफ बदल लेंगे। भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि महात्मा गांधी के विशेष योगदान की बात करें, भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि महात्मा गांधी के
विशेष योगदान की बात करें, विशेष योगदान की बात करें तो वर्ष 1916 में, तो वर्ष 1916 में महात्मा गांधी का अफ्रीका से भारत में आगमन, वर्ष 1916 में महात्मा गांधी का अफ्रीका से भारत आगमन कांग्रेस के आंदोलन को, कांग्रेस के आंदोलन को, कांग्रेस के आंदोलन को, ये तो था ही ऑलरेडी, बट ये मिडिल क्लास में नहीं था, गांव में नहीं था, है ना। तो कांग्रेस को के आंदोलन को उच्च वर्गों से, उच्च वर्गों से निम्न वर्गों में, निम्न वर्गों में, शहरों से, शहरों से गांव में लाकर खड़ा कर देता है, गांव में लाकर खड़ा कर देता है, लाकर खड़ा कर देता है। ठीक है, तो यहां पर अभी तक जो आंदोलन यहाँ सिटी एरिया में होता था, जो रिच लोग थे भाई, जिसे खाने के लाले पड़े, वो क्या आंदोलन करेगा, पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा, ये सब आपने सुना है, जिसका पेट भरा हो वही सब नारे लगाता है। पहले तो बिल्कुल यही था, चलो अब तो फिर भी अपने अधिकारों आदि की चेतना हो गई। तो यहां से इस आंदोलन को निकालकर यही 1916 के बाद, यदि आपको याद हो कि अहमदाबाद में जो मिल आंदोलन हो रहा है, खेड़ा में जो आंदोलन हो रहा है, चंपारण में जो आंदोलन हो रहा है, वो सब इसी दौर में हो रहा है, इसके 2-4 साल आगे पीछे, समझ रहे हैं। तो यहां पर इस आंदोलन के लिए जो लोग प्रयासरत हुए, अब वो अलग तरीके का साहित्य नहीं लिखेंगे क्या, ठीक है। तो इन्होंने यहां पर इसे गांव में ला करके खड़ा कर दिया, इस आंदोलन आगे लिखेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट, इस समय, इस समय असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, इस समय जो असहयोग आंदोलन था तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन ने 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 आजादी की चेतना को, बिल्कुल 9 जनवरी 1915 को, और प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तरुण बताओ जल्दी, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, और इस वर्ष के प्रवासी भारतीय दिवस की थीम बतानी है आप लोगों को, जल्दी जल्दी बताओ, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है और इस साल की थीम क्या है। इस समय असहयोग आंदोलन एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद सभी भारतीयों में आजादी की चेतना, आजादी की चेतना जोर शोर से, जोर शोर से फैल गई थी। जोर शोर से फैल गई थी। आगे लिखेंगे। नेक्स्ट,
देश में घटित हो रही, देश में घटित हो रही, बस तरुण ही पढ़ रहे हैं, बाकी कोई तो पढ़ नहीं रहे हैं यहाँ पर। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? कह रहे 9 जनवरी को मनाया जाता है। और किसी बच्चे को पता नहीं है, न थीम पता है, न दिन पता है? लिखो थीम। हिंदी में बताऊं कि इंग्लिश में? बताइए। क्वेश्चन में इसका थीम, हाँ नेहा, बिल्कुल थीम ही तो पूछता है। यहां पर लिख लो, यहीं पर लिख दूं क्या? यहीं पर लिख लो। 8 to 10 जनवरी मनाया गया है अभी 23 में, ठीक है। इसकी जो थीम है वो है डायस्पोरा। डायस्पोरा समझते हो क्या होता है? डायस्पोरा, रिलायबल, डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडिया, रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। अमृतकाल चल रहा है ना, आजादी का अमृत महोत्सव, ठीक है। बिल्कुल @75 पर है वही, ठीक है। इसे लिखिए प्रवासी, डायस्पोरा का मतलब प्रवासी, ठीक है, जो प्रवास करते हैं। जो भारत सबसे बड़ा डायस्पोरा का देश है, यानी कि भारत का माइग्रेशन सबसे ज्यादा होता है। प्रवासी यहां पर है अमृतकाल, अमृतकाल में भारत की प्रोग्रेस यानी प्रगति के लिए, प्रगति के लिए, ये सब चीजें याद रखा करो आप, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। के लिए विश्वसनीय भागीदार, विश्वसनीय भागीदार, प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार, रिलायबल, ठीक है। ओके, ये चीज ये लिख लो इसको। तो यहाँ पर जब ये आए तो इन्होंने युवाओं, किसानों, मजदूरों, उन पहले घूमे गांधी जी 1 साल तक, तो ट्रेन में बैठ के घूमते रहे। इन्होंने भारत को जाना, क्योंकि बहुत शाई किस्म के थे, शाई नेचर के थे, बहुत शर्माते थे। यहाँ पर तो किसी का केस लड़ने चले गए कि चलो, अदरवाइज इन्होंने तो पेशा ही अपने बिहेव के मतलब अकॉर्डिंग नहीं लिया था, है ना, बहुत शाई किस्म के थे। तो यहाँ पर लिख लो आप, लिख लिया? आगे लिखेंगे। लाइन बता सकते हैं कोई मुझे? लास्ट, लास्ट लाइन, लास्ट लाइन बता सकते हो क्या हो सकती है? देश में घटित हो रही, देश में घटित हो रही इन घटनाओं ने, देश में घटित हो रही इन घटनाओं में, इन घटनाओं ने, इन घटनाओं ने लोगों की भावना को, लोगों की भावना को व्यापक स्तर पर प्रभावित किया, व्यापक स्तर पर प्रभावित किया,
प्रभावित किया तथा उनके अंदर इस भाव को उनके अंदर इस भाव को उनके अंदर इस भाव को उत्पन्न किया कि केवल स्वतंत्रता ही भारतीयों की मुक्ति का एकमात्र लक्ष्य है। अतः छायावाद अपने अंदर स्वातंत्र चेतना को लेकर के आया। अतः छायावाद अपने अंदर स्वतंत्रता चेतना को लेकर आया। अब आगे लिखेंगे छायावाद की प्रमुख विशेषताएं। छायावाद की विशेषताएं नंबर 1 या पहली ए में लिख लीजिए, ए में भावगत विशेषताएं। भावगत विशेषताएं पहला, अभी स्वतंत्रता चेतना की बात कर रहे हैं तो उसी को पहले ले लेते हैं। स्वतंत्रता चेतना यानी भारतीयों के अंदर जो पहली बार एक कॉन्फिडेंस हुआ, ठीक है, भारतीयों के अंदर जो पहली बार एक कॉन्फिडेंस आया कि अब हमारे लिए ये जो फ्रीडम है यही एकमात्र जो है साधन बचा है और इसी को करके हम मुक्त हो सकते हैं, तो ये यहाँ पर छायावाद में आया। तो लिखेंगे कि छायावादी आंदोलन की मुख्य या छायावादी आंदोलन के केंद्र में स्वातंत्र्य चेतना मौजूद थी। इस चेतना का
या इस स्वतंत्रता का आधार व्यक्ति के जीवन मूल्यों, व्यक्ति के जीवन मूल्यों, जीवन मूल्यों से संबंधित था। जीवन मूल्यों से संबंधित था। जीवन मूल्यों से संबंधित था। और जीवन मूल्यों से संबंधित था। तथा साथ ही तथा साथ ही भारतीय समाज में तथा साथ ही भारतीय समाज में, रंजीत जी आई आंसर, अभी रुक जाइए थोड़ा सा, है ना। तथा साथ ही भारतीय समाज में एक नए वर्ग का भी उदय हुआ। एक नए वर्ग का भी उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग, क्योंकि अभी तक यहाँ पर एक अपर है, एक लोअर है, एक नया वर्ग बना। ठीक है, पूंजीपति और मजदूर के बीच का वर्ग बना, जिसे मध्यम वर्ग कहा गया। ठीक है, मध्य वर्ग कहा गया। ठीक है, नया वर्ग उठ खड़ा हुआ। अब ये मध्य वर्ग क्या करता था? जो परिस्थितियां ये भी सहते थे, ये भी सहते थे, इनके लिए तो अच्छी थी, ये तो शोषण करते थे। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं कि इस मध्यम वर्ग ने क्या किया, इस मध्य वर्ग ने क्या किया कि भाई ये यथास्थिति को नहीं स्वीकार कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पर मध्य वर्ग किसी भी प्रकार की यथास्थिति को नहीं स्वीकार कर रहा है, ये इसके अगेंस्ट है। ये कह रहा है मैं नहीं सहूंगा भाई। क्यों नहीं सहूंगा? क्योंकि मुझे अब स्वतंत्रता चाहिए, मुझे ये गुलामी नहीं चाहिए भाई। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए एक नए वर्ग का उदय, एक नए वर्ग का उदय मध्य वर्ग के रूप में हुआ, मध्य वर्ग के रूप में हुआ, जो जो परिवर्तन की मांग करता है तथा जो परिवर्तन की मांग करता है तथा यथास्थिति का विरोध करता है। जो परिवर्तन की मांग करता है तथा यथास्थिति का विरोध करता है, यथास्थिति का विरोध करता है। आगे लिखेंगे इंडिविजुअलिटी में भी ये बिलीव करते हैं, व्यक्तिकता। ठीक है, अब यहाँ पर वैयक्ति की बात होगी। छायावाद किसकी बात कर रहा है? वैयक्तिकता की बात कर रहा है। वैयक्तिकता लिखे। छायावादी युग में, छायावादी युग में छायावादी युग में पहली बार व्यक्ति के स्वतंत्र व्यक्तित्व
व्यक्ति के स्वतंत्र व्यक्तित्व यानी एकदम फ्री पर्सनालिटी, व्यक्ति के स्वतंत्र व्यक्तित्व स्वतंत्र व्यक्तित्व की बात की गई। इस युग के साहित्यकारों ने स्वतंत्र होकर इस युग के साहित्यकारों ने स्वतंत्र होकर अपने जीवन की घटनाओं से समाज को अवगत कराया। महादेवी वर्मा कहती है कि आज का रचनाकार अपनी हर सांस का इतिहास कह देना चाहता है। महादेवी वर्मा कहती हैं कि आज का रचनाकार अपनी हर सांस का इतिहास कह देना चाहता है। रंजीत जी, अभी हम यहाँ पर ऑप्शनल पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो हमारा जो इकोनॉमी था सार्थक में वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। ओके जी। आज का रचनाकार अपनी हर सांस का इतिहास कह देना चाहता है, महादेवी वर्मा ने ये कहा। डन। नेक्स्ट। नेक्स्ट, इन साहित्यकारों के प्रयास से इस युग के या छायावाद के साहित्यकारों के प्रयास से इस युग में वैयक्तिक स्वतंत्रता का उद्भव तो हुआ, परंतु समाज में इतना सुलझापन नहीं था कि इसे इतनी आसानी से स्वीकार किया जा सकता, कि इसे इतनी आसानी से स्वीकार किया जा सकता। अतः इससे समाज में एक टकराहट उत्पन्न हुई। अतः
इससे समाज में एक टकराहट उत्पन्न हुई, जिससे जिससे व्यक्ति के मन में एक उदासी, भाई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं तुम्हें, एवं निराशा, उदासी एवं निराशा का भाव उत्पन्न हो गया। इसी उदासी तथा निराशा को कई आलोचकों के द्वारा पलायनवाद कहा गया। कई आलोचकों के द्वारा पलायनवाद कहा गया। पलायनवाद मतलब भाग जाना। इंद्रदर्शन यादव जी, बच्चे ये कई दिन से चल रही है 6 बजे। आपके लिए माफी चाहूंगी कि आपको नोटिफाई नहीं कराया गया होगा, ठीक है। तो यादव जी आप 6 बजे प्रतिदिन जुड़ जाया करें, है ना, कृपा करके। तो इसे पलायनवाद कहा गया। क्या कहा गया? पलायनवाद। यानी इन्हें कहा गया कि तुम अब दुख करके रोगे, बैठ के निराशा मनाओगे और एक्सेप्ट कर नहीं रही है इसको, समाज एक्सेप्ट कर नहीं रहा। समाज में क्या है, फॉर एग्जाम्पल हम आज की पीढ़ी के लोग हम ये कहते हैं कि हमें इंटरकास्ट मैरिजेस से, इंटर रिलीजियस मैरिजेस से कोई दिक्कत नहीं। हम ये कहते हैं, हम खुद कहते हैं इस चीज को, मतलब हमारी पीढ़ी के लोग, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, हम का मतलब यहाँ पर हमारी पीढ़ी के लोग, कि हमें कोई एक दिक्कत नहीं होगी। हमारे बच्चे जब इंटरकास्ट मैरिजेस करेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। परंतु आज हमारे पेरेंट्स इंटरकास्ट मैरिजेस को लेके हमारे और उनके बीच में एक टकराहट है, ठीक है। कल को जब हमारे बच्चे कहेंगे कि हमें समलैंगिक विवाह करना है, ठीक है, मुझे लड़की से, लड़की कहेगी लड़की से शादी करनी है, तो वो हमारे लिए अभी हम इतना एक्सेप्ट, हम में से हमारी पीढ़ी के कई लोग इतनी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं रख पाएंगे कि उन्हें समलैंगिक विवाह करने की अनुमति दे दें। फिर टकराहट होगी, फिर निराशा आएगी। तो यही निराशा कई पीढ़ियों के बीच में यहां पर भी चल रही है। ये कह रहे हैं हम फ्री हैं, हम इंडिविजुअल हैं, वो पीढ़ी कह रही है तुम चुप रहो, ठीक है, तुम चुप रहो। समझ आएगी बात आप लोगों को? तो यानी कि एक्सेप्टेबिलिटी प्रत्येक सोसाइटी में अलग अलग होती है। तो उदासी और निराशा के इस भाव को ही यहाँ पर पलायनवादी, यानी तुम तो भाग रहे हो, चीजों से भाग रहे हो। तो इसी को लेकर के जयशंकर प्रसाद जी का एक बहुत ही फेमस सा पंक्ति है जिसको आप सभी याद कर लेंगे, ले चल भुलावा देकर, ले चल मुझे भुलावा देकर, ले चल मुझे भुलावा देकर, यानी ऐसा मुझे कर कि मुझे कहीं पर भी नाव में बिठा और मुझे लेके चल तू यहां से। नाविक को कह रहे, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। किसने कहा है? प्रसाद जी के, जयशंकर प्रसाद। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, कहीं ले जा मुझे, ठीक है। तो इसे कहीं ले जाने को आलोचकों ने पलायनवाद कहा। कह रहे जब तुम समस्याओं का सामना नहीं कर पा रहे हो तो तुम कहीं पर भी चल दे रहे हो, है ना, कहीं पर भी भूल जाना चाहते हो सारी चीजों को, ठीक है। यहां पर आगे लिखेंगे, छायावादी जो साहित्यकार है वो अनुभूति को, यानी कि मैं कहता कागज की लेखी, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखिन देखी। कबीर भी इसी आखिन देखी की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप बिल्कुल संगीता जी, आप ही के जैसे कुछ और लोगों को भी हो, कई लोगों को होगी। आई एम सेइंग अ जनरल परसेप्शन जो कि होने वाला है, ठीक है। तो अनुभूति को वरीयता देते हैं ये कहते हैं कि भाई जो शास्त्रों में लिखा है वो कुछ नहीं है, हमें जैसा लग रहा है हम उसको, यानी कि हमारे अंदर जो भी एक्सपीरियंस हम किसी चीज को लेकर कर रहे हैं हम उस चीज को बताते हैं।
ठीक है, तो लिखें कि छायावाद के इस युग में साहित्य, छायावाद के इस युग में साहित्य किन्हीं कविता या विचारों, किन्हीं कविता के विचारों या तथ्यों, कविता के विचारों या तथ्यों से नहीं वरन अनुभूति, अनुभूति से लिखे जा रहे थे, अनुभूति से लिखे जा रहे थे। यानी यहां पर जो स्वानुभूति हुई, जो हमने सेल्फ रियलाइजेशन करा, उससे हमें मतलब है, बाकी किसी से नहीं। यहां पर आगे लिखेंगे, नेक्स्ट इसका हो जाएगा 4th, प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण लिखें, छायावादी युग में साहित्यकार अपने साहित्य में प्रकृति वर्णन को एक सुदृढ़ स्थान प्रदान करते हैं, सुदृढ़ स्थान प्रदान करते हैं, एवं प्रकृति को साहित्य में इस तरीके से बसा देते हैं या रमा देते हैं, एवं प्रकृति को साहित्य में इस तरीके से रमा देते हैं कि दोनों को अलग करना संभव नहीं रहता, दोनों को अलग करना संभव नहीं रहता। और ऐसा लगता है कि छायावादी सौंदर्य बिना प्रकृति वर्णन के प्राणहीन है। जब छायावादी कवि अपनी काव्य रचना के लिए प्रकृति का सहारा लेता है, मने इसे तो कोई तो चाहिए, किसको सुनाए अपने दुखड़े, कहाँ जाए, तो प्रकृति गोद में जाके बैठ जाता है। नेचर काव्य रचना के विधान के लिए प्रकृति की गोद में जाता है या प्रकृति के समीप जाता है, तो पुनः आलोचक इसके पलायनवादी होने का आरोप लगाते।
इस पर पलायनवादी होने का आरोप लगाते हैं कि भाई तुम तो भाग कर उधर बैठ गए, जाकर प्रकृति की गोद में बैठ गए भाई। पलायनवादी होने का आरोप लगाते हैं। यहाँ तक आगे समझ में, और भी इनकी बच्ची और बाकी शिल्पगत विशेषताएं भी बची हैं इनकी, है ना, उसको अगली क्लास में देखेंगे। बताइए यहाँ तक की चीजों में कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है? पुनः आलोचक क्या करते हैं, इनके ऊपर पलायनवादी होने का आरोप लगा देते हैं। ठीक है, बताइए। जी हाँ, बहुत सही, बहुत सही। थैंक यू नेहा जी, विशाल जी, संगीता जी। जी, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में। शिल्पगत और इन्हीं का जो है, और भी इसमें बचा है कई सारी चीजें। ठीक है, थैंक यू। बिल्कुल नेहा जी, बिल्कुल। हाँ ठीक है तरुण। ओके ओके ओके, थैंक यू।